1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्कुराते हुए इंडियंस को बोलती है दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब तुम भी देश चला सकते हो। लेकिन जैसे ही एक्ट इंडियंस ने पढ़ा तो इंडियंस का दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि डायकी के नाम पे एक साफ धोखा था। डायकी के नाम पे इंडियंस को स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया, पर इंजन, ब्रेक, क्लच, पेट्रोल सब ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में रखा। इंडियंस समझ रहे थे कि रिफॉर्म हुआ है, पर यह तो एक साइलेंट ट्रैप था जिसमें लिखा था तुम देखने में तो राज करोगे पर ताकत हमारी रहेगी। अगर आप ये कहानी समझ गए तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का असली मतलब समझ लिया। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, एक प्रॉमिस नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज था। सो टुडे वी विल बी लर्निंग द रियल लेगेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 which taught Indians not just how to rule but why they must rule themselves. So hello everyone, welcome back. Welcome to the part 14 of our Indian polity lecture series. भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 14 में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद फिर की प्रोविजंस हम देखेंगे, देन मेरिट्स देखेंगे इस एक्ट के, देन क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्रिटिसिज्म हुआ वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आप उसका सही जवाब दे पाएं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? बिकॉज जब ये एक्ट लाया गया उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? वो था मॉन्टेग्यू। एंड वाइसरॉय कौन था? तो उस समय का वाइसरॉय जो है वो था चेम्सफोर्ड। ठीक है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडियंस जो हैं वो डिससेटिस्फाइड थे बिकॉज ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि लाया गया था 1909 में। डिससेटिस्फैक्शन क्यों था? बिकॉज ये रिफॉर्म जो लाया गया था ये काफ़ी कंजर्वेटिव था, एंड इसका मेन जो एम था वो था सेफगार्डिंग ब्रिटिश कंट्रोल रेदर देन ग्रांटिंग रियल सेल्फ गवर्नमेंट। बात तो कह दी गई थी कि सेल्फ गवर्नमेंट हम इंडियंस को दे रहे हैं, बट ये बात सिर्फ कहने की थी। प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा था, जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन था इंडियंस के अंदर। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस नाखुश थी बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम को दे दिया गया था, एंड कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी ऑन रिलीजियस लाइंस। और कांग्रेस का ये कहना था कि ये आर्टिफिशियल हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है ताकि नेशनल यूनिटी जो है वो ब्रेक हो सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल जो है वो लगा दिए जाते हैं लोगों के ऊपर जो कॉमन एजुकेटेड लोग थे, ताकि वो इलेक्शंस में खड़े ही ना हो पाए। इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो भी नाखुश हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बिकॉज बंगाल का पार्टीशन जो है वो 1911 में हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और मुस्लिम्स जो हैं वो नाराज इसलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था पार्टीशन का, बंगाल के पार्टीशन का, जो कि 1905 में हुआ था। तो मुस्लिम्स को लगा कि ये तो हमारे ही अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम इनका सपोर्ट क्यों करें, और ये अंग्रेज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। देन 1913 में हम देखें तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का जो एजेंडा है, गोल है, वो चेंज हो जाता है, और मुस्लिम लीग भी डिमांड करती है सेल्फ गवर्नमेंट की, जो कि अपने आप नेचुरली एंटी ब्रिटिश हो जाता है। देन टर्को इटालियन वार जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ऑफ दिस इंडियन मुस्लिम जो है वो नाराज होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बिकॉज टर्की एंड इटली का जो वार चल रहा है उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इटली को सपोर्ट करती है अगेंस्ट टर्की, एंड टर्की जो है वो मुस्लिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एक देश है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज यहाँ पे इस्लामिक पावर का सेंटर जो है वो माना जाता था। तो इस्लामिक पावर का सेंटर माना जा रहा है, और जो मुस्लिम्स हैं वो देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो टर्की के अगेंस्ट में इटली को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स से अपना सपोर्ट जो है खींचते हैं, और वो डिमांड करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ से हम देखते हैं कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स जो हैं वो समझते हैं कि ब्रिटिश जो है उनको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ आते हैं और वो लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं
16 में। देन राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को हम देखें तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फियर में थी, भय में थी, क्योंकि रेडिकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ रहे थे, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, गदर मूवमेंट जो है वो आ जाता है। देन कोमागाता मारू इंसिडेंट हो जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कनाडा में शिप से इंडियंस को उतरने नहीं दिया जाता है, काफ़ी दिनों तक वो शिप जो है खड़ा रहता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। देन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो हैं वो भारत से बाहर दूसरे देशों में अब पनपना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाते हैं ब्रिटिश रूल के लिए। और ब्रिटिश जो है इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको एहसास हो गया है कि अब कुछ रिफॉर्म्स जो है वो लाना पड़ेगा, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अनरेस्ट जो है उसको रोका जा सके। ओके, देन हार्श ब्रिटिश रिप्रेसिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे थे, जैसे कि इंडियन प्रेस एक्ट जो है वो लाया गया 1910 में, जिसके थ्रू न्यूज़पेपर्स के ऊपर कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा बढ़ा देती है, और सरकार के अगेंस्ट कोई कुछ अगर लिखता है तो उसके ऊपर हेवी फाइन लगाया जाता था, या फिर उस प्रेस को ही बंद करवा दिया जाता था, उस न्यूज़पेपर को ही बंद करवा दिया जाता था। देन सीडीसीएस मीटिंग एक्ट जो है वो ला दिया जाता है, सीडीसीएस मीटिंग्स एक्ट जो है 1911 में ला दिया जाता है, जिसके तहत पब्लिक मीटिंग अगर होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उन लोगों के ऊपर जो उस पब्लिक मीटिंग में शामिल हुए थे। तो इस तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियंस जो हैं वो असेंबल ना हो, वो मीटिंग ना करें, ताकि उनके अगेंस्ट में कोई एजिटेशन ना आ जाए। ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट होता है 1913 में, और ये सारे अमेंडमेंट्स ऐसे किए जाते हैं कि इंडियन जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो कुछ भी अगर करते हैं तो कैसे भी लॉ को तोड़ मड़ोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। यही मंशा थी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की। ठीक है, देन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो ला दिया जाता है 1915 में। ओके, इसके थ्रू भी वही चीज़ें जो है की जाती है, इंडियंस के मन में भय जो है वह पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके मन में फियर लाने की कोशिश की जाती है, और ये कोई भी रैंडम लॉ जो है वो ला के लोगों को विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर एविडेंस जेल में डालना शुरू कर देते हैं। एंड हमें याद रखना होगा कि बैकग्राउंड में जो है वर्ल्ड वार भी चालू है, तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से ये कानून लाते हैं और चीज़ों को और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर हम देखें तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वार में। सोल्जर्स जो है वो इंडिया की तरफ से गए, मनी जो है वो भी दिया गया, एंड साथ ही साथ सप्लाई जो है वो दिया गया ब्रिटेन को वर्ल्ड वार में, ताकि ब्रिटेन जो है इस वार को जीत पाए। और ये चीज़ें क्यों हो रही थी, ये चीज़ें क्यों की जा रही थी, बिकॉज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में वो सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इन रिटर्न दे विल बी गेटिंग ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स, जो कि हुआ नहीं। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया जो है वो 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का खर्च जो है वो भी बियर करने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि ब्रिटेन का खर्च था, बट हम उसको सहने के लिए तैयार थे। क्यों? बिकॉज हमें ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स का एक्सपेक्टेशन था। ओके, देन ग्लोबल आइडिया जो है वो भी उभरता है वर्ल्ड वार के बाद। आफ्टर वर्ल्ड वार क्या होता है, दुनिया जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करती है, दैट एवरी नेशन शुड रूल इटसेल्फ, हर जो देश है वो आज़ाद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है निकल के आता है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। तब इंडियंस ने एक तमाचा मारा ब्रिटिशर्स पे, और तमाचा कैसे मारा? तमाचा मारा एक सवाल पूछ के। वो सवाल क्या था, दैट इफ यू फाइट फॉर डेमोक्रेसी इन यूरोप देन व्हाई डोंट यू गिव डेमोक्रेसी टू इंडिया? आप अगर डेमोक्रेसी के लिए यूरोप में लड़ रहे हो तो इंडिया को डेमोक्रेसी क्यों नहीं दे रहे हो? ये जो सवाल था ये करारा तमाचा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के चेहरे पे। देन मॉन्टेग्यू जो है वो डिक्लेरेशन करता है ऑन 20 अगस्त 1917, और मॉन्टेग्यू ने अपने डिक्लेरेशन में क्या कहा कि ग्रेजुअली इंडियंस को जो है वो शामिल किया जाएगा, एंड इंडिया विल मूव टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को मिलेगा। एंड साथ ही साथ कहा गया कि इंडियंस जो हैं उनको ज़्यादा रोल दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, बट स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो वर्ड था स्टेप बाय स्टेप, यहीं पे गेम खेल जाते हैं वो।
बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ ही साथ कह दिया कि किस स्पीड से हम इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे और किस स्पीड से रोल हम देंगे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हम पे डिपेंड करता है, वो हम डिसाइड करेंगे। एंड किस एक्सटेंट तक इंडियंस जो है इन्वॉल्व होंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे वो गेम खेल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो चाहते तो 100 साल भी लगा सकते थे, वो चाहते तो 6 महीने भी लगा सकते थे। ठीक है, और ये जो डिक्लेरेशन है ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया ब्रिटेन के द्वारा कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में आगे देखने को मिलेगा, फ्यूचर में आएगा। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या था कि कोई टाइमलाइन नहीं था और कोई गारंटी नहीं था कि इन्होंने जो बातें कही है वो करेंगे ही करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बनता है और वो रिफॉर्म्स लाने के लिए मजबूर होते हैं। अब की प्रोविजंस की हम बात करेंगे तो की प्रोविजंस में सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम एग्जीक्यूटिव को देखें तो एग्जीक्यूटिव जो था वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था। ठीक है, सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था। अब सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, इसका क्या मतलब हो जाता है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स द एग्जीक्यूटिव और द मिनिस्टर मस्ट आंसर एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड कैन बी रिमूव्ड इफ दे लूज मेजोरिटी। बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल कौन प्ले कर रहा है? वॉइस रॉय एंड उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या उसको रिमूव किया जा सकता था? नहीं। क्या वो आंसरेबल थे किसी भी चीज के लिए? तो नहीं। तो जब वो आंसरेबल ही नहीं थे तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? इसीलिए कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देन गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें टोटल 8 लोग थे, 6 जो हैं वो काउंसलर्स थे एंड एक वाइस रॉय और एक कमांडर इन चीफ, तो टोटल 8 लोग हो जाते हैं। ये जो 6 काउंसलर थे इसमें से 3 जो है वो इंडियंस थे, बट इंडियंस को बहुत ही माइनर डिपार्टमेंट जो है वो दिए गए थे जिनका उतना कुछ रोल था ही नहीं। ओके, एंड प्रॉब्लम क्या था इस चीज के साथ कि इंडियंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था और जो अनइम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे वो इंडियंस को दिए जा रहे थे। सो बेसिकली दिस वाज जस्ट ए शो ऑफ दैट वी हैव इन्वॉल्व्ड इंडियंस इन गवर्नेंस। ओके, गवर्नर जनरल जो है वही सुप्रीम बन के रहता है और अनकंट्रोल्ड पावर उसके पास है, उसके पास वीटो पावर भी है, तो जब चाहे तब वो वीटो कर सकता है। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो किस हिसाब से किया था इसका कोई समझ ही नहीं था, ये टोटली इलॉजिकल था एंड काफी कंफ्यूजिंग था। सो सेंट्रल लेजिस्लेचर की हम बात करें तो हम देखते हैं दैट फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है इंडिया में। तो ये जो वर्ड है बाइकैमरल, इसका मतलब क्या है? तो बाइकैमरल का मतलब होता है टू हाउस लेजिस्लेचर, मतलब 2 सेपरेट चैम्बर लॉ मेकिंग के लिए। तो ये चीज इंडिया में 1919 के एक्ट से ही आई है, जिसके तहत 2 हाउसेज जो हैं सेंटर में क्रिएट कर दिए गए हैं। ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविंसेस में क्रिएट किए गए थे। तो जी नहीं, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो सेंटर में क्रिएट किया गया था। ठीक है, और ये बाइकैमरल पार्लियामेंट हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 चैम्बर जो हैं क्रिएट किए गए थे। पहले को बोला गया अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दूसरे को कहा गया लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लॉ मेकिंग के लिए 2 चैम्बर्स जो है बनाए गए थे। बाइकैमरलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स की हम बात करें यानी अपर हाउस की हम बात करें तो इसमें टोटल 60 मेंबर्स थे, जिसमें से 26 जो है वो नॉमिनेटेड थे एंड 34 जो है वो इलेक्टेड थे। तो हमें लगता है अरे वाह 34 जो है वो इलेक्टेड है, बट आपको समझना होगा कि ये जो इलेक्टेड लोग हैं ये किनके द्वारा इलेक्ट किए गए। उस समय कितने वोटर्स थे? उस समय 17,000 वोटर्स थे। ओके, जो कि काफी कम थे। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें 1919 की तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 25 करोड़ थी। सो 25 करोड़ में से 17,000 वोटर्स थे जिन्होंने 34 लोगों को इलेक्ट किया था। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट का जो प्रेसिडेंट होगा उसको कौन नॉमिनेट करता था? तो वॉइस रॉय नॉमिनेट करता था। तो आप समझ सकते हैं कि काउंसिल पे कंट्रोल जो है वो कौन बना के रखेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि औरतों को अलाउ नहीं किया गया था टू बिकम मेंबर्स। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर जो है औरतें नहीं बन सकती थी।
और यहाँ से हम देखते हैं कि मोस्टली कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहता है और इंडियन वोटर जो हैं उनकी संख्या बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 9 के बराबर थी। देन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस की हम बात करें तो हम देखते हैं कि 145 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड थे एंड 104 इलेक्टेड थे। ये 104 जो हैं किन के द्वारा इलेक्ट किए गए, तो 9 लाख वोटर्स के द्वारा इलेक्ट किए गए। तो पॉपुलेशन है 25 करोड़ के अराउंड एंड वोटर्स कितने हैं, 9 लाख के अराउंड। ठीक है, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये आता है नियर अबाउट 0.36%, यानी उस समय इंडिया में 0.36% लोग ही वोट देकर कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर रहे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे वो 3 साल के लिए चुन के भेजे जा रहे थे। ओके, एंड ये जो वोटिंग राइट था ये किस बेसिस पे दिया जाता था, तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स एंड एजुकेशन के बेसिस पे दिया जाता था, जिसके वजह से मैक्सिमम जो इंडियंस हैं वो एलिमिनेट हो जा रहे थे, वो क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे थे फॉर बिकमिंग अ वोटर। ओके, देन पावर्स एंड लिमिटेशंस की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कहा गया कि आप पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून जो है बना सकते हो। जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, डिस्कशन का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ एडजर्नमेंट मोशन का भी अधिकार दिया गया कि आप एडजर्नमेंट मोशन भी ला सकते हो। सो ये एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, तो ये एक टूल है जिसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो डिमांड करता है फॉर हैविंग डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक अर्जेंट मैटर। तो अब इंडियंस को अलाउ हो गया कि आप किसी अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन के लिए मोशन जो है ला सकते हो, और वो मोशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उस मैटर पे डिस्कशन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा पावर तो मिला, बट फिर भी गवर्नर जनरल जो है यानी वाइसरॉय जो है उसके पास वीटो पावर है, उसके पास ऑर्डिनेंस पावर है, उसके पास सर्टिफिकेशन पावर है, और बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनको पेश करने से पहले वाइसरॉय के पास दिखाना पड़ेगा, और वाइसरॉय जो है अगर कहता है कि हाँ ये बिल आप पेश कर लो तो ही वो बिल पेश हो सकता था, अदरवाइज वो बिल जो है वो पेश ही नहीं किया जा सकता था, वो एक्ट कभी बन ही नहीं पाता। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्रोविंसेस की हम बात करें, तो फर्स्ट टाइम डायरकी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब डायरकी का क्या मतलब है, तो डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, जहां पे पावर जो है दो अथॉरिटीज के बीच में विद इन द सेम गवर्नमेंट डिवाइड किया जाता है। तो डायरकी यानी डुअल गवर्नमेंट जो है वो भी आ जाता है, बट ये कहाँ पे आता है, ये प्रोविंस में आता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट कि डायरकी जो है प्रोविंस में लाया गया था एंड बाइकैमरलिज्म जो है वो सेंटर में लाया गया था। ठीक है, डायरकी लाकर क्या किया जाता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक को कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट एंड दूसरे को कहा गया ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल किसका था, तो गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था। ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल किसका था, इंडियन मिनिस्टर्स का था, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, एंड ये जो रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास है, दे वे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में ये सारे पॉइंट जो हैं वो डाले गए थे, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो डाले गए थे। मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था, और वो रिस्पॉन्सिबल था लेजिस्लेचर के प्रति, बट वो ऑफिस तब तक ही होल्ड कर सकता था जब तक गवर्नर यानी वायसराय चाहे। वायसराय जब चाहे तब किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता था। तो हम देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया गया, इन्वॉल्व तो कर लिया गया, बट पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। देन एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में एक ऑफिस क्रिएट किया गया। ठीक है, एंड ये जो ऑफिस है इसमें एक पर्सन को अपॉइंट किया गया, एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसके कुछ कामों को अब हाई कमिश्नर जो है वो भी देखेगा, और एक तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हाई कमिश्नर है ये इंडिया का ऑफिशियल वॉइस बन जाता है ब्रिटेन में। ओके, देन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम इसी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, जो कि एग्जिस्टेंस में आता है 1926 में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और इसी एक्ट में कह दिया गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन होगा जब 10 साल हो जाएंगे इस एक्ट को, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कार्यकाल जो है 10 साल का हो जाएगा, उसके बाद इसके कामों को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन का गठन होगा, और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है 1927 में भेजा जाता है।
ठीक है, 10 साल पूरे होने थे कब, 1929 में। बट उससे पहले ही 2 साल पहले ही चीज़ों का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो बना के भेज दिया जाता है इंडिया में, जिसका भारी विरोध होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियंस नहीं था। तो इंडियन के गवर्निंग सिस्टम को जो है चेक करने के लिए वो आ रहे थे कि गवर्नेंस जो है कैसा चल रहा है, और वहाँ पे कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं उस कमीशन में, इसलिए इसका भारी विरोध जो है वो हुआ था। देन मेरिट्स की हम बात करें इस एक्ट की, तो भले ही इसके अंदर लिमिटेशंस थे बट पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए इंडिया में। रियल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हम देखते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, बट ऑटोनॉमी नहीं मिलती है प्रोविंसेस को, ये आपको याद रखना है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलती है। देन इंडियन पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में वो बढ़ जाता है इस एक्ट के द्वारा, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। एंड इंडियंस जो हैं वो मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं आगे के रिफॉर्म्स के लिए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी सेंटर में, साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं 1909 में मुस्लिम जो हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, बट इस एक्ट में उस चीज़ को बढ़ा के अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और बहुत सारे ग्रुप्स को दे दिया गया। डायकी का कॉन्सेप्ट तो लाया गया बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स था एंड इनइफिशिएंट था। सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ डायकी इन प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, विच ऑफ द एवर वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन अगर हमारा गलत है तो बाकी ये 3 ऑप्शन जो है कट जाएंगे और आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो आ जाता है सेंटर में एंड डायकी जो है वो प्रोविंसेस में आ जाते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिमिटेड फ्रेंचाइज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन, यानी वोटिंग का राइट जो है वो किस बेसिस पे फिक्स किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे था, या यूनिवर्सल एडल्ट सर्विस था, या फिर कास्ट कोटा था, या फिर जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से था। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। देन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दैट डायकी वाज लार्जली अनसक्सेसफुल इन इंडिया। डायकी जो है वो लार्जली अनसक्सेसफुल क्यों रहा इंडिया में। ऑप्शन ए कह रहा है बिकॉज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वेयर मिनिमल एंड रियल पावर रिमेन्ड विद गवर्नर। क्या ये पॉइंट सही है, इसके वजह से जो डायकी है वो अनसक्सेसफुल रहा इंडिया में। देन बी ऑप्शन कह रहा है इंडियंस हैड फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडियंस का क्या फुल कंट्रोल था, तो जी नहीं। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड ओवरराइड सेंट्रल लॉज। क्या सेंट्रल लॉज को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो ओवरराइड कर सकता था, तो जी नहीं। देन ऑप्शन डी कह रहा है इट इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो जी नहीं, ऐसा नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। डायकी जो है वो अनसक्सेसफुल क्यों रहा, बिकॉज ट्रांसफर जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही कम थे एंड रियल जो पावर है वो गवर्नर के हाथों में ही था। ओके सो दोस्तों, यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सच, रिफॉर्म का नकाब और कंट्रोल का खेल। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बात समझ गई थी कि जब धोखा लिमिट पार कर देता है तो आवाज़ जुनून बन जाती है, और इसी आवाज़ ने फिर पूरे देश को एक साथ कहने पे मजबूर कर दिया दैट नो मोर नो मोर। यहीं से आज़ादी की आग जो है वो और बढ़ जाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हों या कोई आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। सो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।